दोस्तों ये स्टोरी का 28वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप ज़रूर जा कर के चेकआउट करें। बोलते हुए दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कियान उसकी आंखों में बदले की आग को साफ देख पा रहा था और तभी उसने आरके की आंखों में देखते हुए अपने हाथ पीछे खींच लिए और अपनी गन आरके के हाथों में थमा दी और उसके हाथ को उठाकर गन अपने माथे पर रख कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हें यही सच लगता है मैंने तुम्हें अनाथ किया है, मैंने तुम्हारे डैड को मारा है, तुम्हारा बचपन मैंने तुमसे छीना है, तो चलाओ गोली, मार दो मुझे और ले लो अपना बदला। सूट में कर्म सूट में। कियान का ये सब कहना आरके के इरादों को हिला गया था। उसके हाथ अचानक से कांपने लगे, उसकी पलकें बार बार झपकने लगी, उसके चेहरे पर नर्वसनेस आ गई। ये सब देखकर अर्चित और देवा दोनों ने उससे कहा, आरके उसकी बात मत सुनो, वो उसकी चाल है, वो तुझे कमजोर करना चाहता है, इसलिए उसने यह सब कहा। आरके सूट हिम आरके। देवा का साथ देते हुए अर्चित ने कहा, आरके तू उसकी बात में मत आ, मैं कियान राय को बहुत अच्छे से जानता हूँ, 2 साल मैं उसके साथ रहा हूँ, वो बड़ी चालाकी से किसी को भी अपनी बातों के जाल में फंसा सकते हैं और किसी को भी बेवकूफ बना देते हैं, पर तू इनकी बातों में मत आ, सूट कर दे आरके, कियान ओबराय को सूट कर दे। दोनों की बात सुनकर आरके कंफ्यूज हो गया। वो अभी भी कियान की आंखों में देख रहा था और कियान उसकी आंखों में देख रहा था। तभी देवा ने फिर से कहा, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आरके, सूट हिम, इसे मारकर आज तू हम सबका बदला ले ले, इसलिए क्योंकि इसने हम सब की जिंदगी को बर्बाद किया है। देवा की बात पर आहान ने उसे घूरते हुए कहा, बकवास बंद करो अपनी। देवा, तुम्हारे कोई भी एलिगेशन लगाने से झूठा एलिगेशन सच नहीं हो जाएगा। आहान को बीच में बोलते देखकर देवा ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, मिस्टर आहान सिंह राठौर, आप बीच में मत आइए वरना आप भी खामा मारे जाएंगे। यह सुन आहान ने कहा, तुम्हारी धमकियों से डरता नहीं हूं मैं, मारना है तो मार दो, पर उससे पहले प्रूव करो कि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे कियान का हाथ है। यह सुन देवा ने आहान से नजरें हटाकर कियान को देखते हुए कहा, सबूत सबूत सबूत, हम आपके सामने खड़े हैं, हमसे बड़ा सबूत और क्या ही होगा। हमने अपनी दुनिया उजड़ते हुए अपनी आंखों से देखी है, हमने देखा है कि कैसे इस इंसान ने हम सब से हमारा बचपन, हमारा परिवार सब हमसे चुटकियों में छीन लिया है। देवा और आहान दोनों अभी भी एक दूसरे से आर्गुमेंट कर रहे थे, वहीं आरके के हाथ कियान पर गोली चलाते हुए कपकपा रहे थे। ये देखकर कियान ने उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, चलाओ गोली, अब तुम्हारे हाथ नहीं कांपेंगे। ये सुन अर्चित ने कहा, आरके चला दे गोली, क्या कर रहा है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, मार दे उसे। आरके ने सबकी बात को इग्नोर कर कियान की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे एक बात सच सच बताइए, 20 साल पहले 20 अक्टूबर को आप कहाँ थे? कियान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, उस दिन दीपावली थी और मैं अपनी फैमिली के साथ दीपावली का फंक्शन सेलिब्रेट कर रहा था। आरके ने दर्द और गुस्से के मिले जुले भाव से कहा, झूठ झूठ बोल रहे हैं आप, उस दिन आप अपनी फैमिली के साथ नहीं बल्कि राजस्थान झालावाड़ आए हुए थे। वहां आकर आपने ऐसी तबाही मचाई कि कोई जिंदा नहीं बचा, पूरा का पूरा गांव उस आग में झुलसकर मर गया, सबको आपने जलाकर मार दिया। आप तो मुझे भी मार देते, पर सही टाइम पर दद्दा ने मुझे बचा लिया, अगर वो नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। ये सुनते ही कियान के चेहरे के भाव बदल गए और वो हैरानी से आरके को देखने लगा। ये बोलते हुए आरके की आंखों में आंसू आ गए थे और उसके चेहरे पर एक दर्द उभर आया था। कियान ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तो कभी राजस्थान गया ही नहीं। इस बात पर आरके जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए कहा, किस मिट्टी के बने हैं आप मिस्टर कियान ओबराय, कितनी आसानी से आप सच को झूठा बना देते हैं। जिसने आपको अपनी आंखों से देखा है तबाही मचाते हुए, आप उसे ही झूठा साबित कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर कियान समझ गया था कुछ तो ऐसा है जो उससे छुपा हुआ है, इसलिए उसने आरके को समझाते हुए कहा, मेरी बात सुनो, उस दिन मैं अपनी फैमिली के साथ था, तो तुम चाहो तो छानबीन कर सकते हो, हम सब एक साथ थे, हमारा पूरा परिवार एक साथ था, फिर उस दिन मैं सबको छोड़कर राजस्थान कैसे जा सकता हूँ? आरके ने कहा, यह सब मुझे नहीं पता, मैंने आपको अपनी आंखों से देखा है, कैसे अपने और ब्यूटीफुल ने सब बर्बाद कर दिया। अरे आपको तो किसी के ऊपर तरस भी नहीं आया था, छोटे बच्चे
बुजुर्ग सबको जलाकर राख कर दिया आप दोनों ने। सुहानी का जिक्र होते ही कियान को गुस्सा आ गया और उसने आरके को धमकी देते हुए कहा, तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो, सुहानी के बारे में कुछ मत कहना, उसने कुछ गलत नहीं किया है। तभी उसका साथ देते हुए अहान ने कहा, बच्चों तुम्हें सच में कोई गलत फहमी हुई है। तुम जो इल्जाम लगा रहे हो कियान पर वो गलत है। हम सब उस दिन एक साथ थे, उस दिन हमारा फोटो शूट भी हुआ था, उस दिन का वीडियो शूट भी है, तुम लोग देख सकते हो, हमारी पूरी फैमिली एक साथ थी। फिर कैसे कियान और सुहानी राजस्थान जा सकते हैं? आरके ने दोनों को देखकर कहा, ये सब मुझे नहीं पता, पर मैंने आप दोनों को देखा है और यही सच है। इस पर कियान ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें यही सच लगता है तो यही सही। मैंने सब बर्बाद किया है ना, मैंने तुम्हारे बचपन को तुमसे छीना है ना, तुम्हारे गांव को मैंने जलाया है ना, तो ले लो मुझसे अपना बदला। खड़ा हूं मैं तुम्हारे सामने, उठाओ गन और चलाओ गोली। ये सुनते ही एक बार फिर आरके के हाथ कांपने लगे थे। उसके कांपते हाथों को देखकर कियान ने उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग भले ही ये समझता हो तुम्हारा दुश्मन मैं हूं, पर तुम्हारा दिल अच्छे से जानता है कि मैं अपने दोस्त के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। कर्म कभी कभी आंखों का देखा भी झूठ होता है। मैं ये तो नहीं जानता उस दिन क्या हुआ था, पर अगर तुम मुझे उस दिन की पूरी कहानी सुनाओ तो मैं तुम्हारे असली दुश्मन को ढूंढकर तुम्हारे सामने लाऊंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। उसकी बात सुनकर आरके कुछ पल खामोश रहा। वो अंदर ही अंदर तड़प रहा था। उसका दिमाग और दिल दोनों ही आपस में जंग लड़ रहे थे। जहां दिमाग उसे कियान को मारने के लिए कह रहा था, तो वहीं उसका दिल कह रहा था, नहीं कर्म, तेरा बड्डी तुझे धोखा नहीं दे सकता। उसने तो तुझे तेरी स्टेप मॉम मालिनी और उसके परिवार से बचाया है, वो तुझे धोखा नहीं दे सकता। कुछ देर तक अपने दिल और दिमाग से लड़ते रहने के बाद वो इतना कमजोर पड़ गया कि उसके हाथ से गन छूटकर नीचे गिर गई। ये देखकर कियान को अच्छा लगा कि आरके के अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा है, उसे अभी भी सही और गलत का मतलब पता है। और तभी कियान ने आगे बढ़ाकर उसे गले लगा लिया। आरके ने भी कसकर उसे पकड़ लिया। उसे कियान से गले लगकर एक सुकून मिल रहा था, अपनेपन का एहसास हो रहा था। तभी कियान ने प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहा, सुहानी जान का वेट कर रही है। जब से उसे पता चला है जान का फिर से किडनैप हो गया है, वो बहुत परेशान हो गई है। मैं उसे परेशान नहीं देख सकता, मुझे जान वापस कर दो कर्म। आरके उससे अलग हुआ और उसने एक गार्ड को इशारा किया। वो गार्ड ऊपर गया और कियांसी को अपने साथ ले आया। कियांसी ने जैसे ही कियान को देखा वो जल्दी से जाकर उसके गले लग गई। कियान ने भी कियांसी को अपने गले से लगाकर उसका सिर सहलाते हुए कहा, जान तुम ठीक हो ना? कियांसी ने उससे अलग होकर कहा, डैड मुझे यहाँ से जाना है, मुझे अपने घर जाना है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। कियान ने उसे समझाते हुए कहा, डोंट वरी बेटा, हम घर ही जाएंगे। ये सुनकर कियांसी खुश हो गई। कियान ने उससे नजरें हटाकर आरके को देखा तो उसने भी सिर हिला दिया और कहा, आप जाइए, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ये कहकर वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। वहीं कियांसी ने जब आरके के मुंह से ये सुना तो वो हैरान रह गई। वो हैरान नजरों से आरके को जाते हुए देखती रह गई। जो इंसान थोड़ी देर पहले उसके डैड को मारने की धमकी दे रहा था, अब वही इंसान उसके डैड को जाने दे रहा है। वो अभी भी आरके को देख रही थी। तभी कियान ने उसे कंधे से पकड़ते हुए कहा, चले जान। कियांसी ने धीरे से सिर हिलाया और कियान उसे लेकर चला गया। अर्चित और देवा दोनों कियान को गुस्से में घूर कर देख रहे थे। ये देखकर अहान उनके सामने जाकर खड़ा हो गया और सरकास्टिकली स्माइल करते हुए कहा, बच्चों अभी तुम छोटे हो इसलिए सही और गलत के बीच फर्क नहीं कर पाते। ये कहकर अहान ने दोनों के कंधे पर एक एक हाथ रखते हुए कहा, डोंट वरी, जल्दी ही तुम लोग सही और गलत के बीच का डिफरेंस समझ जाओगे। अब हम तुम्हारी लाइफ में आ गए हैं ना, तुम लोगों को सब सिखा देंगे, तुम्हारे कान पकड़कर। ये कहते हुए अहान ने दोनों के कान पकड़ लिए तो दोनों ही ये देखकर हैरान रह गए। अहान मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। अर्चित और देवा दोनों अपना कान सहलाते हुए उसे जाते हुए देखते रह गए। तभी देवा ने अहान को देखते हुए अपने कान को सहलाते हुए कहा, अबे यार क्या एंटीक आदमी है, पूरा कान लाल कर दिया, अभी भी दर्द हो रहा है। कियान ओबराय तो अपने ठंडे औरे से डरता है, पर ये आदमी तो सीधा अटैक करता है। अर्चित ने उसे देखते हुए कहा, 2 साल से मैं उन लोगों के साथ हूँ, सबको अच्छे से जान गया हूँ। कियान ओबराय बहुत कम बोलते हैं, उनके दुश्मन तो उन्हें देखते ही डर जाते हैं, और अगर गलती से उनकी नज़र उनके दुश्मनों पर पड़ जाए तो सालों की पैंट गीली हो जाती है। कियान ओबराय को अपने दुश्मनों को मारने के लिए हथियार की जरूरत नहीं पड़ती, उनका गुस्सा
वाला रूप देखते ही उनके दुश्मन कोमा में पहुंच जाते हैं। देवा ध्यान से अर्चित की बात सुन रहा था। वहीं अर्चित ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, और ये आहान सिंह राठौर, ये कब क्या कर जाए इनका कुछ पता नहीं चलता। फिलहाल तो इन्होंने हमारे कान मरोड़े हैं। अगर ये चाहे तो 2 मिनट में हमें अपने कदमों में झुका सकते हैं। देवा ने हैरानी के साथ पूछा, क्या वो इतनी पावरफुल हैं? अर्चित ने कहा, और नहीं तो क्या, दोनों की उम्र पर मत जा, उनमें बहुत ताकत है। मैंने दोनों की ताकत का नमूना अपनी इन 2 आंखों से देखा है। बोलते हुए अर्चित ने अपनी दोनों आंखों की तरफ इशारा किया। वो जैसे ही चुप हुआ कि तभी देवा ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर उसे घूरते हुए कहा, अबे अर्चित के बच्चे, हमें उनसे बदला लेना है और तू है कि दोनों की तारीफों के पुल बांध रहा है। अबे अगर मैं डर गया तो बदला कैसे लूंगा? इस पर अर्चित ने कहा, इतना अच्छा मौका तो आरके ने अपने हाथ से जाने दिया, अब क्या खाक बदला ले पाएंगे? वैसे आरके ने ऐसा किया क्यों, जबकि उसने खुद अपनी आंखों से सबको तबाह होते देखा है? फिर कैसे वो कन्विंस हो गया? देवा ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, ये तो उसे ही पता है, चल चल कर पूछते हैं उससे। अर्चित ने सिर हिलाया और दोनों ही आरके के रूम की तरफ जाने लगे। वो दोनों जब आरके के रूम में गए तो वहां आरके नहीं था। उसे ना देखकर अर्चित ने कहा, ये आरके कहाँ गया? देवा ने कहा, पता नहीं, और फिर दोनों ही उसे ढूंढने लगे। वहीं कियानसी कियान के कंधे पर अपना सिर रखे कार में बैठी थी। उसके दिमाग में सिर्फ आरके चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था मौका मिलने पर भी आरके ने क्यों उसके डैड को जिंदा छोड़ दिया। वो तो उसके डैड को मारने के लिए तड़प रहा था, फिर क्यों उसने उसके डैड को जिंदा छोड़ दिया और उसे भी जाने दिया? कियानसी यही सब सोच रही थी। वहीं कियान के दिमाग में आरके की कई बातें ही घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस रात तो वो अपनी फैमिली के साथ दिवाली सेलिब्रेट कर रहा था, फिर वो कैसे राजस्थान में हो सकता है? और आरके ने ये क्यों कहा कि सुहानी भी उसके साथ थी और दोनों ने मिलकर उसके गांव में तबाही मचाई थी? ये सोचते हुए कियान ने खुद से कहा, कुछ तो ऐसा है जो छुपा हुआ है, मुझे पता करना होगा। आखिर 20 साल पहले उस रात को हुआ क्या था? मैं कर्म को जानता हूँ। कर्म ऐसा लड़का नहीं है कि झूठ बोले या किसी पर झूठा इल्जाम लगाए। उसने जो कहा है उसके पीछे कोई तो वजह होगी। मुझे वो वजह जाननी है। मुझे जानना है कि आखिर किसने मेरा रूप लेकर 20 साल पहले कर्म की जिंदगी में तबाही मचाई थी। आगे की सीट पर बैठा विक्रम कार ड्राइव कर रहा था। उसके बगल आहान बैठा था। उसके मन में बार बार देवा ही चल रहा था। जाने क्यों वो देवा के बारे में इतना सोच रहा था। उसने सोचते हुए खुद से कहा, क्या हुआ है तीनों बच्चों के साथ? क्यों ये बच्चे अपनी बर्बादी का जिम्मेदार कियान को मानते हैं? और वो लड़का देवा, उसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कोई बहुत पुराना दर्द छुपा हो। उसकी आंखें कभी कभी उसके अंदर छुपे दर्द की झलक दिखाती हैं। कुछ तो है, पर क्या हो सकता है? कियानसी, कियान और आहान तीनों ही अपनी सोच में डूबे हुए विला पहुंच गए। उन्हें इस बात का एहसास तब हुआ जब विक्रम ने ब्रेक लगाकर उनसे कहा, हम पहुंच गए हैं। उसकी आवाज सुनते ही सभी अपने सेंस में आए और कार से निकलकर अंदर जाने लगे। सुहानी और समीरा दोनों ही हॉल में बैठी थी। सुहानी परेशान नजरों से बार बार एंट्रेंस की तरफ देख रही थी, तो वहीं समीरा उसे समझा रही थी और सीड उनके बगल ही सोफे पर बैठा अपने फोन में वीडियो गेम खेल रहा था। उसके फोन से आती आवाज सुहानी को परेशान कर रही थी। उसने सीड की तरफ देखा और हल्के गुस्से के साथ कहा, सीड, गेम खेलना बंद करो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारी बहन का फिर से किडनैप हो गया है और तुम हो कि इतना रिलैक्स होकर बैठे हो? क्या तुम्हें उसकी चिंता नहीं हो रही है? सुहानी की इस बात पर सीड ने मन ही मन खुद से कहा, मुझे क्यों होगी किट्टू दी की चिंता? वो ऐसी हैं कि उनका किडनैपर खुद ही उनसे परेशान होकर उन्हें घर तक छोड़ने आएगा। फिर उसने सुहानी की बात का जवाब देते हुए कहा, मम्मा, डैड गए हैं ना किट्टू दी को लेने, फिर मैं क्यों टेंशन लूं? आप देखना, डैड उन्हें लेकर ही आएंगे। जैसे ही सीड ने ये कहा वैसे ही कियानसी, कियान और आहान के साथ अंदर आई। उस पर नजरें पड़ते ही सीड ने स्माइल करते हुए सुहानी से कहा, मम्मा देखो, डैड दी को लेकर आ गए। सुहानी और समीरा दोनों ने उन्हें देखा और कियानसी को देखकर दोनों ही मुस्कुराने लगी। कियानसी जाकर सुहानी के गले लग गई। सुहानी प्यार से उसका सिर सहलाते हुए बोली, तू ठीक है ना किट्टू? कियानसी ने उससे अलग होकर कहा, मम्मा मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर सुहानी ने कियान की तरफ देखा तो उसने धीरे से अपनी पलकें झपका दी। कियान ने उसे कियानसी को ऊपर ले जाने के लिए कहा तो सुहानी कियानसी को लेकर ऊपर चली गई। कियान भी स्टडी रूम में चला गया। सीड भी वहां से उठकर चला गया। समीरा भी जाने
उठाने के लिए पीछे मुड़ी तो उसका पैर सोफे से टकरा गया और वो अपना पैर पकड़ते हुए चिल्लाई। आहान सीढ़ियों के पास पहुंच गया था, पर जैसे उसने समीरा की चीख सुनी वो भागते हुए उसके पास आया और समीरा को सहारा देकर उसे सोफे पर बिठा दिया। समीरा के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। आहान ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, डरो मत, तुम्हें ज्यादा नहीं लगी है, पैर दिखाओ अपना। ये कहकर आहान उसका पैर पकड़ने का हुआ तो समीरा ने जल्दी से अपना पैर पीछे खींचते हुए कहा, 1 मिनट, जब आपने देखा नहीं तो आपको कैसे पता है ज्यादा लगी है या कम? खुद से ही सब कुछ सोच लेना, कब छोड़ेंगे आप? मुझे आपको अपना पैर नहीं दिखाना। आहान को समीरा से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो उसका टेढ़ा जवाब सुनकर चिढ़ गया। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और समीरा को तिरछी नजरों से घूरते हुए कहा, तुम्हारी बकवास सुनने नहीं बैठा हूं मैं, चुपचाप अपना पैर दिखाओ। समीरा ने भी उसकी टोन में ही जवाब दिया, तो क्या मैंने कहा था आपसे यहाँ बैठने के लिए? आप खुद यहाँ बैठे हैं, जाइए आप, मुझे आपको अपना पैर नहीं दिखाना। ये कहकर उसने मुंह फेर लिया। आहान को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और उसने जबरदस्ती समीरा का पैर पकड़ लिया। ये देखकर समीरा उसे गुस्से में बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा पैर, मैंने कहा छोड़िए मेरा पैर। समीरा के बार बार कहने पर भी आहान ने उसका पैर नहीं छोड़ा और उसके पैर को कसकर उसने अपने हाथ में जकड़ लिया। समीरा को दर्द होने लगा और उसके मुंह से एक दर्द भरी आह निकल गई। ये देखकर आहान ने उसके पैर पर अपनी पकड़ को ढीला किया और उससे नजर फेर कर कहा, मोच आई है तुम्हारे पैर में, थोड़ा दर्द होगा पर तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा। ये कहकर उसने समीरा की बात सुने बिना ही उसके पैर को घुमा दिया। एक कट की आवाज आई और समीरा की चीख निकल गई। उसने आहान के कंधे को कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद किए हुए ही दांत पीसकर बोली, कितने बुरे हैं आप मिस्टर आहान सिंह राठौर, आई हेट यू। दूसरों को दर्द देने के सिवा आपको और आता ही क्या है? आहान ने उसकी बात पर कहा, आई हेट यू टू, और दर्द सिर्फ मुझे ही नहीं तुम्हें भी देना आता है समीरा शर्मा। ये कहकर वो खड़ा हुआ और समीरा को एक नजर घूरकर चला गया। वहीं समीरा भी उसे घूरकर देख रही थी। आहान के जाने के बाद वो खड़ी हुई और धीरे धीरे लंगड़ाते हुए चलने लगी। जैसे ही उसके कदम लड़खड़ाए तभी वहां सेजल गई और उसने समीरा को अपना सहारा देते हुए कहा, मैं आपको आपके रूम तक छोड़ देती हूँ। समीरा उसकी हेल्प नहीं लेना चाहती थी, पर उसके पैर में अभी भी दर्द हो रहा था, इसलिए वो उसे मना नहीं कर पाई और उसके साथ अपने रूम में चली गई। वहीं दूसरी तरफ अर्चित और देवा आरके को ढूंढते हुए उस रूम में आ गए जिस रूम को उन्होंने बार बनाया हुआ था। आरके काउच पर बैठा ड्रिंक किए जा रहा था। उसे इतना पीते देखकर देवा ने उसके पास जाते हुए कहा, मौका मिला तो तूने उसे छोड़ दिया, उसे जिंदा जाने दिया, तो फिर अब क्यों ड्रिंक कर रहा है? ये बोलते हुए उसके बगल पड़े काउच पर जाकर बैठ गया। अर्चित भी दोनों के सामने पड़े काउच पर बैठते हुए बोला, आरके तुझे हो क्या गया था उस टाइम? हम दोनों तुझसे बार बार कह रहे थे उसे मार दे, फिर भी तू हमारी बात सुन क्यों नहीं रहा था? क्या हो गया था तुझे? आरके ने दोनों की बात सुनकर ड्रिंक की सिप लेकर एक टक शून्य में देखते हुए कहा, बड़ी झूठ नहीं बोल रहे थे, उनकी आंखों में मैंने सच देखा है। यह सुनते ही अर्चित और देवा दोनों ही चौंक गए और दोनों ने एक साथ कहा, ये तू क्या कह रहा है? आरके ने दोनों को देखते हुए कहा, यही सच है, मैंने उनकी आंखों में सच देखा है। उन्होंने जो भी कहा वो सब सच था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा कैसे हो सकता है। उस दिन जो मैंने देखा वो भी झूठ नहीं था, वो भी सच ही था। फिर कैसे दो लोग एक जैसी शक्ल के हो सकते हैं? कुछ तो है जो हमें नहीं पता, जो हमसे छुपाया जा रहा है। आरके की इस बात पर देवा ने कहा, चल मान लिया उन्होंने जो कहा सच है और तूने भी उनके सच का एक्सेप्ट कर लिया है, पर हमारे सच का क्या? हमारे साथ जो हुआ उसके पीछे तो वही थे। उसका साथ देते हुए अर्चित ने भी कहा, हाँ आरके, हमारे साथ जो हुआ उसकी वजह भी तो वही है। ये बात हम भूल नहीं सकते और ना ही हम इस बात को झुठला सकते हैं। दोनों की बात सुनकर आरके ने अपने गिलास में भरी शराब को देखते हुए कहा, इसके पीछे भी जरूर कोई वजह होगी। मुझे बडी पर ट्रस्ट है, बडी कुछ गलत नहीं कर सकते। ये सुनते ही अर्चित और देवा दोनों के होश उड़ गए और दोनों ही चौंक कर उसे देखने लगे। उनके मुंह से एक साथ निकला, तुझे नहीं लगता तू जरूरत से ज्यादा ही उन पर ट्रस्ट करने लगा है? दोनों ये बात बोलकर एक दूसरे को देखने लगे और फिर देवा ने आरके से कहा, आरके एक बार फिर सोच ले, ये उनकी कोई चाल भी हो सकती है। इस बात पर आरके ने उसे देखते हुए कहा, होने को तो कुछ भी हो सकता है देवा, पर बड़ी इस बार गलत नहीं है, कुछ तो है जो छुपा है। ये सुनते ही अर्चित झुंझला गया और वो झुंझलाहट में बोला, अरे यार कब से सुन रहा हूँ कुछ छुपा है
है, कुछ छुपा है, कुछ छुपा है। अबे यार छुपा क्या है और किसने छुपाया है? एक बार मुझे वो मिल जाए, नाली में डुबो डुबो कर मारूंगा साले को। उसे गुस्सा करते देखकर देवा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चिल यार। अर्चित ने उसकी तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, यहाँ लाइफ की वाट लगी पड़ी है, इतनी टेंशन हो रही है, ऐसे में मैं कैसे चिल करूं? ये कहकर उसने जमीन को घूरते हुए आगे कहा, दद्दा भी पता नहीं कब आएंगे। तभी आरके ने कहा, दद्दा 20 तारीख को आ रहे हैं। देवा और अर्चित दोनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और देवा ने पूछा, तुझे कैसे पता? क्या तेरी दद्दा से बात हुई है? आरके ने उसे देखते हुए कहा, मुझे अभी और ड्रिंक करना है। देवा ने उससे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। वो आरके को देखते हुए उसकी बात पर बोला, मैं यहाँ इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ और तुझे ड्रिंक करने की पड़ी है। आरके ने कहा, मेरी फेवरेट ड्रिंक खत्म हो गई है। यह सुनते ही अर्चित और देवा दोनों ने अपना सिर पीट लिया। आरके का टेढ़ा मेढ़ा जवाब सुनकर दोनों ही समझ गए थे अब आरके इस बारे में बात नहीं करना चाहता, इसलिए दोनों ने उस बारे में कोई बात नहीं की। और उठते हुए अर्चित ने कहा, चल तेरी फेवरेट ड्रिंक पिलाता हूँ। और फिर वो तीनों ही एक साथ चले गए। वहीं दूसरी तरफ विला में कियांसी अपनी नाइट ड्रेस में बेड पर लेटी थी। उसकी आंखें एक टक छत की सीलिंग को देख रही थी और वो आरके के बारे में सोच रही थी। उसके ख्यालों में इस वक्त सिर्फ आरके ही आरके छाया हुआ था। उसकी आंखों के सामने आरके के साथ बिताए लम्हे एक मूवी रील की तरह चल रहे थे। जो बातें उसे याद थी वो अच्छी यादें थी और कियांसी उन्हीं लम्हों को याद कर मुस्कुरा रही थी। तभी उसे वो पल याद आया जब आरके ने एक्सेप्ट किया था कि वो उसे प्यार नहीं करता, बल्कि उसने उसे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया है। ये याद आते ही कियांसी के होंठों पर से स्माइल गायब हो गई और उसके दिल में एक तेज दर्द उठा। उसने दर्द का एक घूंट अपने गले से नीचे उतारते हुए अपना एक हाथ सीने पर रख लिया और खुद से बोली, मैं सब चीजें भूल जाती हूँ, फिर क्यों तुम मुझे याद हो? क्यों मैं तुम्हारी इस बात को भूल नहीं पा रही? क्यों मैं तुम्हारे साथ बीते लम्हों को भूल नहीं पा रही? ठाकुर, मैं क्यों तुम्हें भूल नहीं पा रही? मैं तुम्हें भूलना चाहती हूँ, तुम्हें अपने दिल से, अपने दिमाग से निकाल देना चाहती हूँ। मैं तुमसे नफरत करना चाहती हूँ। तुम मेरे डैड के दुश्मन हो। तुमने उनसे बदला लेने के लिए मुझे इस्तेमाल किया। तुम कितने बुरे हो ठाकुर, कितने बुरे। आई हेट यू ठाकुर, आई हेट यू। ये कियांसी ओबराय तुमसे कभी प्यार नहीं करेगी। मैं अब तुमसे हमेशा नफरत करूंगी। तुमने मेरा दिल तोड़ा है, मेरा भरोसा तोड़ा है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके मुंह से दर्द भरी आह निकली और आंखों के कोने से जज्बातों का सैलाब बहने लगा। उसने करवट ले ली और पिलो में अपना मुंह छुपा लिया। उसकी सिसकियां उसके दर्द को बयां कर रही थी। आरके ने जो कम उम्र में उसे दर्द दिया था, शायद उस दर्द को कियांसी इतनी आसानी से भूलने वाली नहीं थी। आरके का धोखा उसे अंदर ही अंदर मार रहा था। उसने पिलो पर अपनी मुट्ठी को कस दिया और सुबक सुबक कर रोने लगी। वही कियान के रूम में कियान बालकनी में रखे काउच पर बैठा सिगरेट के कस ले रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हो। उसका शरीर जो कुछ सोचते हुए गर्म हो गया था। तभी सुहानी ने अपनी ठंडे हाथ उसके कंधे पर रखते हुए कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं आप? सोएंगे नहीं? उसकी आवाज़ सुनकर कियान अपनी सोच की दुनिया से बाहर आया और सुहानी का हाथ पकड़कर उसने सुहानी को अपने सामने किया और फिर उसे देखते हुए कहा, बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुहानी उसके पास बैठ गई। कियान ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और आगे बढ़कर उसके माथे को अपने होठों से छू लिया। ये होते ही सुहानी के होठों पर एक प्यार भरी मुस्कान बिखर गई। कियान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं बहुत थक गया हूँ सुहानी, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर सुहानी समझ गई कियान क्या चाहता है। उसने धीरे से सिर हिलाया और कियान ने अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। सुहानी प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए बोली, आज आप कर्म से मिले थे क्या? कहा उसने। क्या वो अभी भी हमें गलत समझता है? कियान ने गहरी सांस लेकर कहा, शायद नहीं। ये सुनकर सुहानी खुश हुई और मुस्कुराते हुए आगे बोली, कैसा दिखता है वो? अब तो वो बहुत बड़ा हो गया होगा ना। मैंने 2 साल पहले उसे देखा था, तब सोचा नहीं था ये वही छोटा सा कर्म है जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त था। कियान ने उसे आरके के बारे में बताते हुए कहा, सुहानी, वो बहुत बड़ा हो गया है और समझदार भी। वो 5 साल का छोटा कर्म नहीं रहा। वो अब एक गैंगस्टर बन गया है जिसे दुनिया आरके के नाम से जानती है। सुहानी ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, पर वो कर्म से आरके बना ही क्यों?
कियान ने कहा, यही तो पता करना है, आखिर किसने उसके मासूम बचपन को उससे छीन लिया? किसने एक 5 साल के छोटे बच्चे को गैंगस्टर बनने पर मजबूर कर दिया? कौन है जो इन सब की वजह है? और आरके क्यों इन सब की वजह हमें समझता है? कियान को इतना परेशान देखकर सुहानी ने उसे समझाते हुए कहा, झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच एक दिन उसे हरा ही देता है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप एक दिन सारा सच कर्म के सामने लाकर रहेंगे। ये कहकर उसने कियान की आंखों में देखते हुए कहा, कियान, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। वो सगा नहीं है पर मेरा भी उससे कुछ रिश्ता है, वो मेरा भी कुछ लगता है। भले ही मालिनी उसकी सौतेली माँ थी, पर है तो वो मालिनी का बेटा ही। इस रिश्ते से तो मैं उसकी मासी हुई। मैं उसे देखना चाहती हूँ कियान, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। कियान ने अपना एक हाथ उसके गाल पर रखा और प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए कहा, बहुत जल्द मैं उसे घर लेकर आऊँगा। ये कहकर उसने सुहानी को देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, कर्म और जान की शादी का सच मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता सुहानी, पर यह सच मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। एटलीस्ट तब तक तो नहीं जब तक जान 18 साल की नहीं हो जाती। बस अब कुछ ही दिन बचे हैं, एक बार वो 18 साल की हो जाए फिर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। सुहानी ने उसे चुप देखकर अपने सिर को हिलाते हुए इशारों में ही पूछा तो कियान ने धीरे से मुस्कुराते हुए ना में सिर हिला दिया और उसकी गर्दन को पीछे से पकड़कर उसे अपने ऊपर झुका लिया। आज बहुत टाइम बाद कियान उसके इतने नजदीक गया था। सुहानी उसे रजिस्ट नहीं कर पाई और उसके प्यार में खोकर उसका साथ देने लगी। वहीं दूसरी तरफ प्लेन में दिव्यांशी आंखों पर स्लीपिंग बैंड लगाए सो रही थी, पर वान्या उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में नींद का एक कतरा तक ना हो। वान्या ने एक नज़र अपने अगल बगल देखा और सिर हिलाते हुए खुद से बोली, कैसे सब कुंभकर्ण की तरह खराटे मारकर सो रहे हैं और एक मैं हूँ जो किसी भटकती आत्मा की तरह जाग रही हूँ। ये बोल उसने अपनी आंखें बंद की और सिर सीट से टिका दिया। फिर मुंह बनाकर बोली, और कितने घंटे इस प्लेन में मुझे बैठना होगा? इंडिया कितना दूर है? ऑलरेडी 2 महीने से इंतजार किया है वापस आने का, अब और इंतजार नहीं होता। पता नहीं खड़ूस कैसा होगा, कहीं उसने इन 2 महीनों में अपनी गर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली होगी, और अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड हुई ना तो मैं उसके हाथ पैर तोड़कर सड़क पर उससे भीख मंगवाऊंगी। वो खड़ूस सिर्फ मेरा है, मैं उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। ये बोलकर उसने गहरी सांस ली और उसकी बंद आंखों के सामने एक हैंडसम चेहरा आ गया। उस चेहरे को देखकर वान्या धीरे से मुस्कुराई और उस चेहरे को देखते हुए गहरी सांस लेकर बोली, आई मिस यू मिस्टर खड़ूस, आई मिस यू सो मच। तुम्हारे बिना ये 2 महीने मैं कैसे रही हूँ ये सिर्फ मुझे ही पता है। तुम्हें नहीं पता मिस्टर खड़ूस, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। ऐसा एक पल नहीं गया जब मुझे तुम्हारी याद ना आई हो। क्या मेरी तरह तुमने भी मुझे मिस किया होगा? क्या मेरी कमी तुम्हें भी खली होगी? ये बोल उसने अपनी मुट्ठी बंद कर सीट पर पकड़ते हुए आगे कहा, तुम मुझे क्यों मिस करोगे? तुम तो मेरी तरफ देखते भी नहीं, सारा दिन बस मुझे इग्नोर करते रहते हो, और एक मैं हूँ जो तुम्हारी दीवानी होकर तुम्हारे पीछे पीछे घूमती रहती हूँ। देखो मिस्टर खड़ूस, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और आई ना तो मैं सच में उसके चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगी और दूध में पड़ी मक्खी की तरह तुम्हारी जिंदगी से उसे निकाल कर फेंक दूंगी। जैसे ही वान्या बोलकर चुप हुई, दिव्यांशी ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहा, यार वान्या प्लीज चुप हो जा और मुझे सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है यार। वान्या ने उसे तिरछी नजरों से देखा और मुंह बनाकर बोली, तुझे सोने की पड़ी है दिव्या, यहाँ मेरी जिंदगी दांव पर लगी है। दिव्या अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोली, अरे यार वो खड़ूस आदमी है, उसे कौन ही भाव देगा, तू टेंशन मत ले, तेरा मिस्टर खड़ूस तेरा ही है, उसे तुझसे कोई नहीं छीन सकता। और मैं तो बिल्कुल नहीं, मुझे तो फ्री में भी मिलेगा तो भी नहीं लूंगी। उसकी बात पर वान्या उसे घूर कर देखने लगी। वहीं दिव्यांशी अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। उसने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, मुझे तो कोई स्वीट क्यूट सा चॉकलेट बॉय चाहिए जो सिर्फ मेरी सुने, अपनी ना सुनाए और मेरी हर बात माने, मुझ पर हुक्म ना चलाए, बल्कि मैं उसके ऊपर हुकूमत करूं, जो मेरे एक इशारे पर मेरे पीछे पीछे आए, मेरी सारी बात माने,
मेरा बहुत ख्याल रखे, मुझे बहुत प्यार करे, जो सिर्फ मेरा बनकर रहे। ये सुन वान्या उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोली, तुझे लड़का चाहिए या कुत्ता? जैसे ही दिव्या के कानों में ये बात गई वो अपनी आंखें खोलते हुए चौंक कर बोली, वान्या ये क्या बोला तूने? मैं यहाँ तुझसे चॉकलेट बॉय की बात कर रही हूँ और तू है कि उसे कुत्ता? दिव्या की बात पूरी होने से पहले ही वान्या ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, अरे यार तूने जिस तरह का डिस्क्रिप्शन दिया है वो किसी लड़के का कम किसी पालतू कुत्ते का ज्यादा लग रहा है। ये सुन दिव्या उसे घूरने लगी तो वही वान्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे हंसते देखकर दिव्या ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा, हंसना बंद कर वरना मैं तेरे दांत तोड़ दूंगी। वान्या हंसते हुए बोली, दांत तोड़ना है तो अपने चॉकलेट बॉय के तोड़े, मेरे नहीं। ओह सॉरी, चॉकलेट बॉय नहीं, कुत्ता। उसकी बात पर दिव्या ने मुंह बना लिया। उसे शेड होते देखकर वान्या जल्दी से बोली, अच्छा सॉरी, वो कुत्ता नहीं तेरा हीरो है, तेरा चॉकलेट बॉय। अब जरा मुझे भी उसके बारे में बता, वो दिखता कैसा होगा? दिव्या ने उसे तिरछी नजरों से देखा और बोली, तू फिर से तो उसका मजाक नहीं बनाएगी? इस पर वान्या ने जल्दी से कहा, अरे यार मैं इतनी भी जालिम नहीं हूँ, वो मेरे होने वाले जीजू हैं, मैं उनका बार बार क्यों मजाक बनाऊंगी? यह सुनकर दिव्या मुस्कुराने लगी और फिर अपने चॉकलेट बॉय के बारे में सोचते हुए बोली, उसका स्टाइल ना सबसे अलग होगा, उसकी आंखें उसके होठों से ज्यादा बातें करती होंगी और उसकी स्माइल बिन मौसम बरसात की तरह होगी, जो कभी भी किसी भी सिचुएशन में बिन मौसम बरसात की तरह बरसेंगी और सबके होठों पर स्माइल ले आएंगी। दिव्या की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी वान्या ने बीच में ही कहा, वाह यार दिव्या, तूने तो अपने चॉकलेट बॉय की तारीफ में पूरी कविता ही लिख दी। दिव्या उसकी बात पर पलकें झुकाते हुए मुस्कुराने लगी तो वहीं वान्या ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, यार अब तो मेरा भी मन कर रहा है तेरे चॉकलेट बॉय को देखने का, वैसे इस टाइम क्या कर रहा होगा वो? बोलते हुए वान्या ने उसे अपने कंधे से मारा तो दिव्या मुस्कुराने लगी और सोचते हुए बोली, अभी रात के 11:30 बज रहे हैं तो वो इस वक्त सो रहा होगा। इस पर वान्या ने कहा, अच्छा तू ये इतना श्योर होकर कैसे बोल सकती है? क्या पता वो अपने दोस्तों के साथ किसी पब वब में हो और उनके साथ एंजॉय कर रहा हो। ये सुनते ही दिव्या ने आंखें बड़ी कर उसे देखा और चौंकते हुए बोली, पब में तो लड़कियां भी होती हैं, कहीं वो किसी लड़की के साथ? उसको इतना बोलते ही वान्या जोर जोर से हंसने लगी। दिव्या ने उसे घूर कर देखा पर वान्या हंसती रही। वहीं दूसरी तरफ आरके, देवा और अर्चित सभी एक क्लब में बैठे थे। आरके काउच पर बैठा अपनी फेवरेट ड्रिंक को एंजॉय कर रहा था। देवा भी उसके बगल बैठा ड्रिंक कर रहा था। वहीं अर्चित काउंटर के पास खड़ा अपनी फेवरेट ड्रिंक ऑर्डर कर रहा था। उससे कुछ दूरी पर एक लड़की अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी। अर्चित की आवाज ने उस लड़की का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसने अर्चित की तरफ देखा और ध्यान से उसके चेहरे को देखने लगी। अर्चित ब्लू जीन्स और चेक शर्ट में बहुत हैंडसम लग रहा था। उस लड़की की खूबसूरत आंखें अर्चित के तरासे गए चेहरे को बारीकी से देख रही थी। उसकी नजरें अर्चित की आंखों से होते हुए उसके होठों पर जाकर रुकी और उसके होठों पर बिखरी मंद हंसी को देखकर वो लड़की बोली, व्हाट आ स्माइल यार, इससे ज्यादा हॉट तो इसकी स्माइल है। उस लड़की की बात सुनकर उसके दोस्त ने भी अर्चित की तारीफ की और उस लड़की ने बड़ी ही अदा से अपनी वाइन का ग्लास काउंटर पर रखा और अर्चित को देखते हुए उसके पास जाने लगी। अर्चित ड्रिंक लेकर जैसे ही जाने को हुआ कि तभी उस लड़की ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, हे हैंडसम, कहाँ जा रहे हो? आओ साथ में थोड़ा चिल करते हैं। उसकी बात सुनकर अर्चित ने एक आईब्रो ऊपर उठाकर उसे देखा और उसे नीचे से ऊपर तक देखने लगा। उस लड़की ने वन पीस पहना था। उसकी ड्रेस की लंबाई उसके मिड थाई से भी ऊपर थी। वो ड्रेस हाफ शोल्डर होने के साथ साथ डीप नेक की थी, जो उस लड़की की खूबसूरत को और भी निखार रही थी। उसके कंधे तक घुंघराले बालों में वो लड़की अपनी एक उंगली घुमाते हुए शरारत के साथ बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? आंखों से ही छू लोगे क्या? हाथ नहीं लगाओगे? ये सुनकर अर्चित ने अपनी दोनों आईब्रो उठा ली और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम क्या चाहती हो? अर्चित का इतना कहना उस लड़की के होठों पर स्माइल ले आया था। उसने बड़ी ही अदा से अर्चित के शर्ट की कॉलर पकड़ी और उसे अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए मदहोशी भरी आवाज में बोली, मेरे साथ डांस करोगे? अर्चित ने धीरे से सिर हिलाया और अपने हाथ में पकड़े ड्रिंक के ग्लास को वापस काउंटर पर रख दिया। वो उस लड़की के साथ डांस फ्लोर की तरफ जाते हुए बोला, जब फूल खुद चलकर भंवरे के पास आया है तो भंवरा क्या करे? भंवरा बेचारा अपनी आदत से मजबूर फूल की खुशबू तो लेगा ही। वहीं देवा की नजर जब अर्चित पर गई तो उसे एक लड़की के साथ देखकर उसने आरके से कहा,
ये फिर शुरू हो गया। देख उसे जरा एक खूबसूरत लड़की दिखी नहीं कि उसके पीछे पीछे चला गया। वैसे ये कौन से नंबर की है, 44 या 45? आरके ने एक नज़र अर्चित को देखकर कहा 50। देवा ने चौंकते हुए कहा क्या 50? लगता है 2-3 महीनों में ये सेंचुरी पूरी कर लेगा। ये बोल वो धीरे से हंसा और सिर हिला दिया। वहीं अर्चित उस लड़की के साथ डांस कर रहा था और उसके बेहद करीब था। अर्चित के हाथ कभी उस लड़की के बालों को छू रहे थे तो कभी उसके गालों को सहला रहे थे। अर्चित की नजदीकियों में मदहोश होकर वो लड़की अर्चित के और करीब जा रही थी। तभी अर्चित ने उस लड़की को पलट दिया और अपनी बाहों में उठकर उसे घुमाने लगा। अर्चित ने लड़की को अपनी बाहों से नीचे उतारा और उसकी कमर पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए डांस करने लगा। वहीं वो लड़की अर्चित के इस एक्शन पर उसके और करीब चली गई। उसके हाथ अर्चित की ब्रॉड चेस्ट और कंधे पर घूम रहे थे। उसने धीरे से अर्चित की शर्ट के बटन को खोले और अर्चित के नेक के पास अपना चेहरा ले जाकर उसके गाल और नेक पर जैसे ही किस करने को हुई कि तभी अर्चित ने उसे खुद से दूर कर दिया। अचानक अर्चित के उसे खुद से दूर करने पर वो लड़की चौंक गई और हैरानी के साथ उससे बोली क्या हुआ, तुमने मुझे खुद से दूर क्यों किया? अभी तो हमने शुरुआत की थी, अर्चित ने अपने ही अंदाज में कहा, और मैंने एंड कर दिया। वो लड़की बोली पर क्यों? अर्चित ने कहा बेब तुम मेरे पास अपनी मर्जी से आई हो इसलिए मैंने तुम्हारे साथ डांस किया, पर जो तुम मेरे साथ करना चाहती हो वो मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। लड़की चौंक कर बोली ये तुम क्या कह रहे हो? अर्चित ने सरकास्टिक वे में कहा वही जो तुम सुन रही हो। ये कहकर अर्चित जाने लगा। उस लड़की ने अर्चित को रोकते हुए कहा फिर तुम मेरे करीब क्यों आए? तुमने मुझे छुआ, मेरी बॉडी को टच किया, मेरे अंदर इमोशन को जगा कर तुम मुझे इस तरह बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। अर्चित पीछे मुड़ा और होठों को टेढ़ा कर बोला यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे इमोशंस में घुल कर तुम्हारी प्यास को बुझा सकते हैं। ये कहकर वो फिर से मुड़कर जाने लगा। उस लड़की ने अर्चित की कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा पर मुझे तुम चाहिए। ये प्यास तुमने मेरे अंदर जगाई है तो इसे अब बुझाओगे भी तुम ही। कहते हुए वो अपनी एक उंगली को अर्चित के चेहरे पर घुमाने लगी। उसकी नजरें एकटक अर्चित के होठों को देख रही थी। वो अपने होठों पर उठी प्यास को अर्चित के होठों से बुझाना चाहती थी, पर अर्चित ने उसके इरादे पर पानी फेरते हुए उसे खुद से दूर कर दिया और उसे देखते हुए कहा मैंने तुम्हें टच किया क्योंकि तुम चाहती थी, पर तुम मुझे टच करो ये मैं नहीं चाहता। मैंने तुम्हारे साथ फ्लर्ट किया तुम्हारी मर्जी से, पर मुझे हासिल करने की चाहत तुम्हारी कभी पूरी नहीं होगी। अर्चित वो भंवरा है जो सिर्फ फूलों की खुशबू लेना जानता है। वो बैठेगा सिर्फ उसी फूल पर जो सबसे खास और स्पेशल होगा। मिस तुम वो फूल नहीं हो जो अर्चित को पा सके। उसकी बातों का मतलब समझते हुए वो लड़की गुस्से से भर गई और अर्चित को घूरते हुए गुस्से में बोली तुमने आज जो मेरी इंसल्ट की है तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। अर्चित ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा सस्ती चीजों का शौक मैं रखता भी नहीं। उसकी बातें लड़की को गुस्सा दिला गई थी और तभी उसने अर्चित को उंगली दिखाते हुए कहा मैं समायरा अग्रवाल हूँ, तुम जानते भी हो मुझे इम्प्रेस करने के लिए लड़के मेरे पीछे लाइन लगाकर घूमते हैं, पर मैंने किसी को आज तक भाव नहीं दिया और तुमने मेरी इंसल्ट की है, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। अर्चित ने कुछ नहीं कहा और उसकी बात पर सिर हिलाकर चला गया। वहीं समायरा गुस्से में अपना पैर पटककर एक हाथ से अपना सिर पकड़ते हुए दांत पीसकर बोली मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसने मेरे साथ फ्लर्ट करके बहुत बड़ी गलती की है, अपनी इंसल्ट का बदला तो मैं इससे लेकर रहूंगी। ये कहते हुए वो गुस्से में जोर जोर से हाँफ रही थी। वहीं अर्चित आरके और देवा के पास आकर बैठ गया। उसने जैसे ही अपनी ड्रिंक का गिलास उठाया देवा ने उससे कहा क्या हुआ, बड़ी जल्दी वापस आ गया? इस पर अर्चित ने ड्रिंक की सिप लेकर कहा वापस नहीं आता तो क्या करता, वो मेरी इज्जत लूटना चाहती थी। ये मेरी इज्जत है यार, कोई चोर बाजार में रखी चीज नहीं जिसे कोई भी लूट कर चला जाए। उसकी बात सुनते ही देवा की हंसी छूट गई और उसने हंसते हुए कहा तू भी तो यही करता है। देवा की बात पर अर्चित ने उसे तिरछी नजरों से घूरते हुए कहा मैं लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता हूँ, वो भी उनकी मर्जी से। आज तक मैंने किसी एक लड़की की इज्जत के साथ नहीं खेला, ना लूटा और ना ही उनकी मर्जी के बिना उन्हें छुआ। यह सुनकर देवा ने अपनी वाइन के गिलास में वाइन सर्व करते हुए कहा तूने इतने सारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया है, क्या इनमें से एक भी लड़की के लिए तेरा दिल नहीं धड़का? क्या उनमें से कोई भी तुझे पसंद नहीं आई? अर्चित ने अपनी वाइन के गिलास को देखते हुए धीरे से मुस्कुराकर कहा नहीं।
वो सब एवरेज थी, उन सबको मैं चाहिए था और मुझे कोई स्पेशल चाहिए। जैसी लड़की मुझे चाहिए वैसी लड़की मुझे आज तक नहीं मिली, पर एक दिन जरूर मिलेगी, कहीं तो होगी, जहां भी होगी मेरे लिए इस शहर में जरूर आएगी। अर्चित की बात पर देवा ने ड्रिंक की सिप लेकर कहा, अच्छा चलिए तो बताओ वो लड़की दिखती कैसी होगी। देवा के पूछने पर अर्चित ने सोचते हुए कहा, उसे देखकर ऐसा लगेगा जैसे स्वर्ग से अप्सरा धरती पर उतर आई हो। उसकी हर एक अदा, हर एक बात स्पेशल होगी जो उसे औरों से अलग और स्पेशल बनाएगी। उसकी एक नज़र मुझ पर पड़ते ही मेरा दिल धड़कने लगेगा और मेरी नज़रें उसके खूबसूरत चेहरे पर ठहर जाएंगी। बस वही होगी मेरी ड्रीम गर्ल। उसकी बात सुनकर देवा ने चिप्स खाते हुए कहा, डिस्क्रिप्शन तो अच्छा दिया है तूने, पर क्या देवी देवताओं के पास इतना समय होगा जो वो तेरे लिए 2 महीने की छुट्टी लेकर तेरा स्पेशल ऑर्डर तैयार करेंगे। ये बोल वो हंसने लगा तो वहीं अर्चित उसे घूर कर देखने लगा। इतनी देर से चुपचाप बैठा आर के दोनों की बात सुन रहा था। उसने दोनों को देखते हुए सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता, और फिर हाथ में पकड़े वाइन के गिलास के अंदर भरी वाइन को देखते हुए खुद से ही मन में कहा, तुझ में इतना नशा नहीं जितना कि उसकी आंखों में है। उसकी आंखों के सामने तेरी कोई औकात नहीं। उसे देखकर जो मुझे नशा चढ़ता है वो मुझे पीकर भी नहीं चढ़ा। खुद से बात करते हुए वो तिरछा मुस्कुराया और गिलास टेबल पर रखते हुए वो उठकर जाने लगा। उसकी बातों का इशारा कियांशी की तरफ था। वहीं उसे जाते देखकर देवा ने अर्चित से कहा, इसे क्या हुआ है, ये कहाँ जा रहा है। अर्चित ने कहा, छोड़ ना, जा रहा होगा कहीं। आर के वॉशरूम की तरफ जा रहा था कि तभी अचानक से एक लड़की उसकी बाहों में आकर गिर गई। आर के उस लड़की को घूर कर देख रहा था। वहीं वो लड़की शराब के नशे में पूरी तरह धुत थी। उसने आर के चेहरे पर अपनी उंगली रखनी चाहिए, पर तभी आर के ने उसे खुद से दूर करते हुए सही से खड़ा कर दिया और बिना उसकी तरफ देखे जाने लगा। वो लड़की आर के का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, मुझे गिरने से बचाया है तुमने, कम से कम मुझे अपना नाम तो बताते जाओ। नाम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें याद कैसे रखूंगी। आर के ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं, मैं एक बुरी आदत हूँ, एक बार अगर मेरी लत लग गई तो कभी छूट नहीं पाएगी। ये कहकर आर के चला गया। वो लड़की आर के को जाते हुए देखकर बोली, तुम अलग हो औरों से, बहुत अलग। मैं चाहती हूँ मुझे तुम्हारी लत लग जाए और ये लत कभी ना छूटे। ये बोल वो लड़की लड़खड़ाते कदमों से डांस फ्लोर की तरफ चली गई। आर के जब वॉशरूम से आने के बाद अपनी टेबल पर पहुंचा तो उसे देवा और अर्चित दोनों में से कोई नहीं दिखा। उन्हें ना देखकर आर के ने खुद से कहा, ये दोनों कहाँ चले गए। अभी तो यहीं थे। वो पूरे क्लब को अपनी आंखों से एक्सप्लोर करने लगा, पर उसे देवा और अर्चित दोनों में से कोई नहीं दिखा। उसे ना देखकर आरके की आईब्रो तन गई और उसने अपना फोन निकालकर देवा को कॉल किया। रिंग जा रही थी पर देवा उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। आरके ने अर्चित को कॉल किया पर अर्चित ने भी उसकी कॉल को रिसीव नहीं किया। ये देखकर आरके को कुछ गड़बड़ लगने लगी। वो क्लब में एक सेकंड भी और नहीं रुका और तेज कदमों से बाहर चला गया। वो क्लब की पार्किंग में आया और अपनी कार की तरफ जाने लगा। तभी कुछ आवाज सुनकर वो रुक गया। उसने इधर उधर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। किसी को ना देखकर वो वापस अपनी कार की तरफ जाने लगा। तभी अचानक से एक आदमी उसके पैरों के पास आकर गिर गया। वो आदमी दर्द में कराह रहा था। उसके हाथ पैर और सिर पर चोट लगी हुई थी। उसे देखकर आरके की भौहें सिकुड़ गई। तभी उसने सामने देखा तो उसकी भौहें तन गई। 8 से 10 हट्टे कट्टे बाउंसर देवा और अर्चित से लड़ रहे थे। 2 बाउंसर ने देवा को पकड़ा हुआ था तो वहीं एक बाउंसर ने अर्चित के दोनों हाथों को पीछे कर पकड़े खड़ा था और 2 बाउंसर उसे मार रहे थे और एक बाउंसर देवा को मार रहा था। ये देखकर आरके गुस्से से भर गया। वो तेजी से आगे बढ़ा और पलक झपकते ही उनके पास पहुंच गया। उसने देवा को मार रहे बाउंसर का हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ को मोड़कर तोड़ दिया। बाकी के 2 बाउंसर जो अर्चित को मार रहे थे, अर्चित ने उन्हें वार्निंग देते हुए कहा, कहीं भी मार पर मुंह पर नहीं। तुझे पता नहीं मेरे चेहरे पर हजारों लड़कियां मरती हैं, अगर मुंह पर मारा तो मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। उसके बोलने के बाद भी एक बाउंसर ने उसके मुंह पर मुक्का मार दिया और उसका मुंह एक तरफ झुक गया। अर्चित के होंठ के कोने से खून बहने लगा। ये देखकर अर्चित बोला, तुझे मेरी बात समझ नहीं आई ना साले, अब मैं नहीं तुझे वो समझाएगा। वो बाउंसर जैसे ही उसे फिर से मारने को हुआ कि तभी आरके बीच में आ गया और उसने बाउंसर के दोनों हाथ पकड़कर मरोड़ दिए और उसके सिर पर अपने सिर से मारा तो बाउंसर के नाक और मुंह से खून निकलने लगा। ये देखकर अर्चित ने हंसते हुए कहा, बोला था ना मारना नहीं वरना भारी पड़ेगा, अब झेल बेटा इसे। तभी एक बाउंसर ने उस पर फिर से वार किया और अर्चित ने जल्दी से उसके वार को रोकते हुए कहा,
तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे तो चलो तुम्हें अपनी पावर दिखा ही देता हूँ। ये बोल अर्चित ने उसे पंच किया। वहीं आरके ने बाकी के बाउंसर को धूल चटा दी थी। देवा ने भी अच्छी खासी फाइट की थी। अभी वो सभी अपनी अपनी जगह खड़े हाँफ रहे थे। आरके, अर्चित और देवा तीनों जमीन पर पड़े बाउंसर को घूर रहे थे। तभी आरके ने दोनों की तरफ देख उनसे पूछा, कौन है ये लोग और किसके कहने पर इन लोगों ने तुम पर अटैक किया? देवा ने तिरछी नजरों से अर्चित को देखते हुए आरके की बात का जवाब दिया, मुझसे क्या पूछ रहा है, इससे पूछिए, लोग इसके लिए आए थे। आरके ने अर्चित को देखा तो उसने नजरें चुराते हुए कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये समायरा अग्रवाल के बाउंसर हैं, उसी ने भेजा है इन्हें। आरके उसे बिना एक्सप्रेशन के कंटिन्यूअसली घूर रहा था। वहीं देवा ने उसकी बात सुनकर चौंकते हुए कहा, समायरा अग्रवाल, ये कौन है? अर्चित ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, वही है जिसके साथ मैं अभी क्लब में था। इस पर देवा ने आंखें बंद कर अपना सिर ऊपर करते हुए कहा, ओ गॉड, तू और तेरी आशिकी एक दिन हम सबको ले डूबेगी। फ्लर्ट करने से पहले देख लेता लड़की का बैकग्राउंड कैसा है। जिस तरह के उसने बाउंसर भेजे थे तुझे मारने के लिए, ये देखकर लगता है वो काफी पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। अर्चित ने उसे देखा और एटीट्यूड के साथ कहा, तो हम भी किसी से कम हैं क्या? उसने मुझे मारने के लिए अपने बाउंसर भेजा और हमने क्या किया, उन्हें धूल चटा दी। अब ये सभी हमारी बहादुरी के किस्से समायरा अग्रवाल को जाकर सुनाएंगे। आरके ने दोनों की बात सुनकर कमांडिंग टोन में कहा, मैं घर जा रहा हूँ, मेरे साथ कौन आना चाहेगा? देवा ने जल्दी से कहा, मैं आ रहा हूँ, इसका पता नहीं। ये बोल वो जल्दी से आरके के पीछे पीछे चलने लगा। ये देखकर अर्चित ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं भी आ रहा हूँ, मेरे लिए रुको। जहाँ एक तरफ ये सब हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ कियान अपने रूम में बेड पर लेटा था। उसकी आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं था। वहीं सुहानी उसके सीने पर सिर रखकर सो रही थी। कियान का एक हाथ उसे अपनी बाहों में भरे हुए था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हो। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। जब दोबारा उसकी आंखें खुली तो सुबह के 5 बज रहे थे। उसने अपनी बाहों में से सो रही सुहानी को तिरछी नजरों से देखा और उसके चेहरे को देखकर धीरे से मुस्कुरा दिया। फिर उसके माथे को चूमकर उसे देखते हुए कहा, तुम साथ हो तो सब अच्छा है, प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो मैं उसे सॉल्व कर दूंगा, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए सुहानी। सुहानी नींद में ही कसमसाते हुए बोली, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी, मैं तो हमेशा से ही आपके साथ हूँ। बोलते हुए उसने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कियान को देखा। वो उसे ही देख रहा था। तभी सुहानी करवट लेकर उसके ऊपर आ गई और उसके सीने पर अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर उस पर अपना चेहरा रख कर उसे देखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर हस्बैंड। कियान ने उसे देखते हुए कहा, इतनी सूखी गुड मॉर्निंग मुझे नहीं चाहिए। उसकी बात पर सुहानी को हंसी आ गई और वो स्माइल करते हुए बोली, 2 बच्चे के पिता हैं आप, उसके बाद भी आपको रोमांस की पड़ी है। इस पर कियान ने कहा, किसने कहा कि जिसके 2 बच्चे होते हैं वो रोमांस नहीं कर सकते? कियान के सवाल पर सुहानी ने मुंह बना लिया और कहा, आपसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। ये कहकर वो उठने लगी पर तभी कियान उसे पलटते हुए उसके ऊपर आ गया और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए उसने कहा, जब पता है तुम किसी भी सिचुएशन में मुझसे जीत नहीं सकती तो तुम मुझसे भिड़ती ही क्यों हो? उसकी गर्म सांसें सुहानी को गुदगुदी कर रही थी और वो खिलखिलाकर हंस रही थी। उसने कियान के कंधे पर हाथ जमाते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप, मुझे देर हो रही है, कियान प्लीज मुझे जाने दीजिए। कियान ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके दोनों हाथों को पकड़कर उस पर हावी होते हुए कहा, जब तक मेरी गुड मॉर्निंग गुड नहीं हो जाती तुम यहाँ से नहीं जा सकती। सुहानी ने उसे बेचारा सा मुंह बनाकर देखा और ना में सिर हिलाने लगी, पर कियान पर उसके इस रिएक्शन का कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी मनमानी करता रहा। जब सभी ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर इकट्ठे हुए तो कियांशी ने कियान से कहा, डैड अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, अब मैं यहाँ आप सबके साथ रहूंगी, इसलिए आप मेरा एडमिशन यहीं के किसी कॉलेज में करवा दें। उसकी बात सुनकर कियान ने सुहानी की तरफ देखा तो उसने भी इशारों से उसे कियांशी की बात मानने के लिए कहा। तो कियान ने कियांशी को देखते हुए कहा, अगर तुम वापस नहीं जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, पर जहां रहने के लिए तुम्हें मेरे रूल फॉलो करने होंगे। ये सुन कियांशी मुंह बनाकर बोली, डैड अब आप मुझसे भी रूल फॉलो करवाओगे?
इस पर कियान ने कहा, जान, ये रूल और ये रेगुलेशन सब तुम्हारे लिए हैं, तुम्हें सेफ रखने के लिए हैं। अब तक तुम्हारे बारे में किसी को नहीं पता था, पर अब बहुत से लोगों को पता चल गया है। तुम चीजें भूल जाती हो, इसलिए तुम्हें इन रूल्स को फॉलो करना ही होगा। जिस तरह से कियान बोल रहा था, उसकी बात सुनकर कियांशी समझ गई थी कि अब उसकी एक नहीं चलेगी और उसे अपने डैड की सारी बात माननी होगी। उसने किसी आदर्श बच्चों की तरह अपना सिर झुका लिया और शालीनता से कहा, ओके डैड, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। कियान ने उसे अपनी बात मानते देखकर कहा, गुड, अब ब्रेकफास्ट करो। कियांशी ने सिर हिलाया और ब्रेकफास्ट करने लगी। वहीं उसके बगल बैठा सीड जल्दी से बोला, डैड, दी वापस जाना नहीं चाहती, पर मैं जाना चाहता हूँ, क्यों ना आप मुझे वापस भेज दो। जैसे ही उसकी बात सुनकर कियान ने उसे देखा, सीड डर गया और उसने जल्दी से सुहानी की तरफ देखते हुए कहा, डैड, मॉम भी यही चाहती हैं। कियान ने सुहानी की तरफ देखा तो वो हैरान नजरों से सीड को देख रही थी। सीड को देखते हुए उसने मन ही मन खुद से कहा, मैंने ये कब कहा। वहीं सीड ने रिक्वेस्ट भरी नजरों से सुहानी को देखते हुए मन में कहा, प्लीज मॉम, हाँ कर दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। अगर मैं यहाँ रहा तो किट्टू दी से मेरी रोज लड़ाई होगी और मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं उनसे लड़ सकूं। सुहानी एक माँ थी, इसलिए वो सीड का चेहरा देखकर उसकी मन की बात समझ रही थी। उसने सीड से नजरें हटाकर कियान की तरफ देखा और मुंह बनाकर उससे बोली, सीड की पढ़ाई का कितना लॉस हो गया है, इसीलिए मैं सोच रही थी सीड अगर वापस चला जाता तो उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी। कितने में ही कियान ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, नो, अब कोई कहीं नहीं जाएगा, जान और तुम दोनों यहीं रहकर अपनी स्टडी कंप्लीट करोगे। कियान की बात को कोई नहीं काट सकता था, इसीलिए सब उसका फैसला सुनकर चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। वहीं कियांशी ने तिरछी नजरों से सीड को देखते हुए सरकास्टिक वे में कहा, छोटा हाथी, तुझे क्या लगा तू मुझसे बचकर भाग जाएगा? अब आया ना छोटा हाथी पहाड़ के नीचे। कियांशी ने यह धीरे से कहा था, पर सीड उसके बगल बैठा था, इसलिए उसने कियांशी की बात सुन ली थी। उसकी बात पर वो खुद से बोला, इस बार मैं आपसे हारूंगा नहीं किट्टू दी, इस बार तो मैं आपको हराऊंगा। अगर आप मुझे परेशान करोगी तो मैं भी आपको परेशान करूंगा। ये कहते हुए उसके चेहरे पर सेटिस्फेक्शन वाली स्माइल आ गई थी। वो सभी अभी ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि तभी समीरा ने वहां आते हुए सुहानी से कहा, कुहू कियांशी के बर्थडे में अभी पूरा 1 महीना बाकी है, उसके बर्थडे पर मैं वापस आ जाऊंगी, पर अभी मुझे दिल्ली जाना होगा। ये सुन सुहानी चौंक कर बोली, क्यों? दिल्ली में सब ठीक तो है ना? माँ पापा सब ठीक है ना? उसे घबराते देखकर समीरा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे समझाते हुए बोली, माँ पापा ठीक हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। मैं जितने दिन की छुट्टी लेकर आई थी वो ओवर हो गई है, इसीलिए मुझे जाना होगा। बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं और क्वेश्चन पेपर तैयार नहीं है, बहुत काम है। कुहू, कॉलेज से फोन आया है, मुझे जाना होगा, प्लीज। उसकी बात सुनकर सुहानी का चेहरा लटक गया और फिर वो झट से उसके गले लग गई। तभी उसकी नजर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे आहान पर गई। उसे देखकर सुहानी खुद से बोली, मैंने तो सोचा था आप दोनों के बीच की दूरियों को कम कर आप दोनों को एक कर दूंगी, पर आप दोनों तो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करने में लगे हैं। आप दोनों चाहे एक दूसरे से दूर जाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, पर मैं आप दोनों को एक करके रहूंगी। खुद से बात कर सुहानी समीरा से अलग होकर बोली, आप इतनी जिद कर रही हैं दी तो मैं आपको रोकूंगी नहीं, पर किट्टू के बर्थडे पर आप लंबी छुट्टी लेकर आएंगी, मैं आपको जल्दी जाने नहीं दूंगी। उसकी बात पर समीरा ने मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपका दी। सुहानी की बात आहान ने भी सुनी थी। वो समीरा को एक नजर देखकर बोला, अच्छा तो तुम जा रही हो, चलो अच्छा ही है, तुम्हारा मुझसे दूर चले जाना ही अच्छा है। ये कहते हुए उसने सिर हिलाया और कियान के पास आकर बैठ गया। तभी कियान ने उसे देखते हुए कहा, आरके को हमारे घर डिनर के लिए इनवाइट करो। ये सुनते ही आहान ने चौंक कर उसे देखा और हैरानी के साथ कहा, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? आहान के पूछने पर उसने कुछ नहीं कहा और होठों को तिरछा कर मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट मिस्टीरियस से भरी थी, जिसे देखकर ये कहना मुश्किल था कि वो सोच क्या रहा है। एक तरफ ओबराय विला में सबकी सुबह हो गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ आरके अभी सो रहा था। उसने कल रात बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी, इसीलिए नशा अभी भी उसके ऊपर हावी था और वो नशे में धुत होकर सो रहा था। वहीं देवा इतनी देर से उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, पर वो उठ ही नहीं रहा था।
आरके को रिस्पॉन्स ना देते देखकर देवा ने सिर हिलाते हुए कहा, तू ऐसे नहीं उठेगा, रुक तुझे अपने तरीके से उठाता हूँ। ये कहकर वो वॉशरूम में गया और एक बकेट पानी भरकर ले आया। उसने बकेट का सारा पानी आरके के ऊपर खाली कर दिया। पानी की बरसात होते ही आरके उठकर बैठ गया। उसने सामने खड़े देवा को देखा और उसे गुस्से में घूरने लगा, पर देवा पर उसके घूरने का कोई असर नहीं हो रहा था। वो उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। आरके ने उससे नजरें फेरी और एक हाथ से अपना सिर पकड़ लिया। तभी देवा ने उसके सामने बैठते हुए कहा, तो तुझे उससे प्यार हो गया है, सच्चा प्यार? ये सुन आरके ने उसे असमंजस में देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था देवा क्या बोल रहा है, इसलिए उसने रूडली कहा, तू कहना क्या चाहता है और किसकी बात कर रहा है? इस पर देवा ने कहा, बात तो मैं तेरी कर रहा हूँ और कहना मैं ये चाहता हूँ कि तुझे तेरी जाना से सच्चा प्यार हो गया है ना? आरके ने उसकी बात से चिढ़कर कहा, क्या बकवास कर रहा है, मैं और उससे प्यार करूंगा? कभी नहीं। ये कहकर वो उठने लगा तो देवा ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरके ने उसे घूर कर देखा तो देवा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तू उससे प्यार नहीं करता तो तू पूरी रात उसका नाम क्यों ले रहा था, उसे याद क्यों कर रहा था? क्या जवाब देगा अब आरके देवा की बात का? क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।